नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। चौथे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के नेता उनके खिलाफ लोगों से वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण के भी आरोप लगाए और पश्चिम बंगाल को 5 गारंटी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर सबसे पहले टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी नेता और मंत्री शशि पंजा ने कहा, मोदी गारंटी यानी नारी का असम्मान। तो इंडिया गठबंधन ने भी एक सुर में पीएम मोदी को निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के गारंटी पर सवाल उठाए और दावा किया कि मोदी ने कोई गारंटी पूरी नहीं की। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी भी जारी कर दी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति के आरोप लगाए। पीएम मोदी के वोट जिहाद के आरोप और विपक्ष के पलटवार पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। आपकी गारंटी तो ऐसी है, वो तो नारी को असम्मान करती है, क्योंकि नारियों के ऊपर जो बलात्कार करते हैं उन बलात्कारियों को आप सुरक्षा देते हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। और अब तो अगली साल चूंकि मोदी जी रिटायर होंगे, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, इसका भी कोई वो नहीं है। ये संविधान बचाने का चुनाव है, क्योंकि संविधान ये बदलना चाहते हैं। संविधान बदलेगा तो हक, सम्मान, न्याय नहीं मिलेगा। हमारे देश में मोदी जी को हराने के सारे इंतजाम हो चुके हैं। मोदी जी सत्ता पे नहीं वापस आएंगे। हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं केवल। 40 में से 39 सांसद जो हैं बीजेपी को मिला। क्या किया उन सांसदों ने, क्या परफॉर्मेंस रहा? कुछ नहीं। देखिए, लोकसभा का चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और कैसे पीएम मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का जो आरोप पीएम मोदी ने लगाया है उस पर लोगों की राय क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जफर जी, आपका बहुत स्वागत है। संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुभ्रांशु राय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शुभ्रांशु जी को हम इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। ए.के. वाजपेयी, एलजेपी-आर के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर जफर इस्लाम जी आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट जिहाद का आरोप लगाया है कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का वोट जिहाद विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी की राजनीति है, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति है, किसी एक वर्ग को वो वर्गलाती हैं और उसको बीजेपी को हराने के लिए गलत और झूठ का इस्तेमाल करती है और कहती हैं कि डराने का भी काम करती हैं और कहती हैं कि एक तरह का जिहाद है आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना और आप बीजेपी को वोट देंगे तो वोट जिहाद होगा। ये आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में भी कहा इंडिया अलायंस के लोगों ने, और ये बातें जो है देश के अन्य कोने में बोल रहे हैं। उसी चीज़ के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस तरह की बातें इलेक्शन में जो होती है उससे समझ में आता है
कि इंडिया अलायंस की मानसिकता क्या है, किस तरह से समाज को, एक खास वर्ग को अपने डर और भय पैदा करके उनको वर्गलाते हैं और उनके वोट को किस तरह से देने के लिए जो है प्रभावित, जो अपनी बात को का प्रभाव डालने के लिए इस तरह से जो है धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। उसी चीज का उन्होंने जो है विवरण किया था। हकीकत यह है कि आज देश की जनता जानती है, बंगाल की जनता जानती है और पूरा इंडिया अलायंस जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के बेसिस पे अगर हम पूरा ठीक से आकलन करें तो हमारी जो सीटें जो है 370 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पूरे देश में अगर देखें एनडीए 400 पार करेगी। जिस तरह से हमें सर जमीन पे सपोर्ट मिल रहा है वो साफ इस बात को दिखाता है कि इंडिया अलायंस के खेमे में खलबली है, परेशानी है, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। घनश्याम जी, वोट जिहाद शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? आखिरकार इससे विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग क्या दिखाना चाहते हैं? फर्रुखाबाद में भी किया गया, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी किया गया, आखिर क्यों? नमस्कार विशाल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं। एक तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अभी तक जो आकलन है उसके हिसाब से हार चुके हैं। तो आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं, वोट जिहाद की बात हो, कोई और बात हो, प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये लोग मुझे हराना चाहते हैं, वो वास्तविक स्थिति है कि ये हार चुके हैं। अब जो दर्शक देख रहे हैं, जो जिन जगहों पर चुनाव बाकी हैं, वहाँ पे लोगों को ये सोचना है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी उनके झूठे जुमले हार चुके हैं तो नई सरकार कैसी बनानी है। नई सरकार में वोट जिहाद तो कोई एजेंडा ही नहीं है। आज आम आदमी पार्टी ने भी अपना गारंटी जारी किया। सभी लोग की गारंटी में ये है कि हम नई सरकार आते ही 15 अगस्त तक बेरोजगारों को नौकरी देंगे। सभी लोगों की गारंटी में है कि देश के गरीबों में, खासकर जो महिलाएं हैं, उनको गरीबी से लड़ने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। सभी दलों की, इंडिया अलायंस की गारंटी है कि जातीय जनगणना होगी। इंडिया अलायंस की सभी दलों में गारंटी है कि किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि उन्हें कोई हराना चाहता है, उनको जनता हरा चुकी है। घनश्याम जी, चलिए आपने अपनी बात रखी। जब जनता हरा चुकी है तो बाकी लोगों को चुनना है कि उन्हें कैसी सरकार। हमारे साथ संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संजीव झा जी, आप गारंटी अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर देश कैसे भरोसा करेगा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो जेल होकर आए हैं, उनकी गारंटी पर लोग कैसे यकीन करेंगे? वो तो कट्टर ईमानदार बना करते थे। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात देखिए कि देश की जनता दिल्ली और पंजाब के चुनाव देखे, और दिल्ली और पंजाब दोनों के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता जिन्होंने देश को कहा था कि ये हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं, हमारी गारंटी है। उन्होंने कहा था कि हम बिजली आधी देंगे, बिजली मुफ्त दिया। उन्होंने कहा था कि हम पानी मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त दिया। उन्होंने कहा था स्कूल अच्छे करेंगे, स्कूल अच्छा करके दिखाए। उन्होंने कहा था अस्पताल अच्छा करेंगे, अच्छा करके उन्होंने दिखाया। तो जितने भी वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, एक एक वादे हमारे वो गीता की तरह, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ होता है वैसे मेरा मैनिफेस्टो पवित्र ग्रंथ करके दिखाया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, कहा था 15 लाख घर आएंगे, बाद में कहा वो ये जुमला है। उन्होंने कहा था कि नौकरी दुगुनी देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दुगुनी दी। उन्होंने कहा था कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, नहीं लागू किया। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, नहीं दुगुनी किया। तो जितने भी उन्होंने पहले कहा था ये मेरी गारंटी हो, बाद में जुमला साबित हुआ। और इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी पे लोगों को भरोसा, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता है, आप गूगल कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा जांच की सामना करने वाले कोई एक नेता है, अरविंद केजरीवाल है। भाई ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स, तो एनआईए तक की जांच बैठा दिया और एक भी जांच में 1 रुपया साबित नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को जेल इसलिए नहीं भेजा था भ्रष्टाचार की जांच करना था, जेल इसलिए भेजा था कि अरविंद केजरीवाल की बात जन जन तक पहुंचती है, तो कहा जेल भेज देंगे और 400 पार कर जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, अब बाहर आए हैं। और उन्होंने बहुत दो मजबूत सवाल इनसे पूछे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को 1 नेशन 1 लीडर की तरफ ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर वो लोकप्रिय नेता जो जनता के बीच में लोकप्रिय, उसको जेल भेज रहे हैं।
कमीशन तो छोड़ दीजिए, अपने सारे नेताओं को निपटा दिया। भाई इन्होंने कहा था कि 75 साल की सीमा होनी चाहिए। संजीव जी, इस पर मैं आगे बढ़ूंगा, इस पर मैं आगे आऊंगा। अभी डिबेट में काफी समय में इस मुद्दे पर आगे आपसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन कट्टर ईमानदारी का जो लोग दावा करते हैं उनसे भी सवाल इस पर जरूर पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ AK वाजपेयी जी भी जुड़े। AK वाजपेयी जी, क्या कहेंगे? एक तरफ वोट जिहाद का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ गारंटी पर भरोसा नहीं हो पा रहा है विपक्ष को। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटी दे रहे हैं। देखो, ये इनका झगड़ा सामने आ रहा है। अभी 21 दिन के लिए बाहर आए हैं, 2 जून को फिर सरेंडर करके तिहाड़ में इनको महीनों और सालों बंद रहना पड़ेगा। जिस हिसाब का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है उसमें लालू यादव, याद करिए 97-90s के दिनों में अल्टीमेटली सजा हुई थी उनको, और 5 मुकदमा में सजा हुई। तो ये किस तरह की गारंटी की बात कर रहे हैं? कहाँ मोदी साहब और कहाँ ये मोदी की क्रेडिबिलिटी से अपने आप को तुलना कर रहे हैं? इन्होंने किस किस को निपटाया? अभी निपटाने की बात कर रहे थे, नाम गिनाऊँ आपको? योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, उसके बाद कुमार विश्वास, आशु, तो किस किस को निपटाया आपने? किसकी बातें आप कर रहे हो? ये अनार्किस्ट लोग हैं। देशद्रोह करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। NIA की जांच शुरू हो गई है, खालिस्तानियों से पैसे लिए इन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। ये नुकसान करेंगे राहुल गांधी का, ये नुकसान करेंगे इंडी गठबंधन का, वहीं जा, क्योंकि ये विश्वास के काबिल नहीं है। इनका कृत्य देख लीजिए, 5-7 साल का। अन्ना को किसने निपटाया था? भ्रष्टाचार के खिलाफ करके आए थे आंदोलन खिला के, और खुद भ्रष्टाचार में गले गले तक डूब चुके हैं। कैसे जनता विश्वास करेगी इनको? ये स्कूल की बात करते हैं, उसमें भी बड़े घोटाले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, उसमें भी बहुत घोटाले हैं। अभी सब बाहर आ जाएंगे। चलिए मैं इस मुद्दे पर आगे आता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर शुभ्रांश राय, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी जुड़े हुए हैं। शुभ्रांश राय जी, आखिर क्यों वोट जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है? विशाल, इतिहास से ही भविष्य का निर्माण होता है, और इतिहास में 3 डेट है जो हमें, आपको और पूरे देश को याद रखना चाहिए। पहला डेट है 8 दिसंबर 2022, जिस दिन हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया था। दूसरा डेट है 13 मई 2023, जिस दिन कर्नाटक का रिजल्ट आया था। और तीसरा डेट है 3 दिसंबर 2023, जिस दिन तेलंगाना का रिजल्ट आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, वो फर्स्ट कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में अप्रूव्ड हुई थी। हमने 2024 के चुनाव में, इस देश जो है ना 4 मुद्दों पे चल रहा है। एक युवा, दूसरा महिला, तीसरा किसान, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है मदद, हम कौन किसकी कर रहा है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहला अपना वादा किया था 2024 के चुनाव के लिए, जिसको आप सो कॉल्ड गारंटी आप कहते हैं कि मोदी जी की ये गारंटी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के जुमले वाली गारंटी के सामने जो कांग्रेस ने वादा किया वो ये कि 30 लाख सरकारी नौकरियां इस देश के बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। सरकार बनने के पहले कैबिनेट में ये घोषणा होगा, ये आपको भी याद रखना होगा, और देश इसको याद करके बैठा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे नरेंद्र मोदी जी सरकारी नौकरियों पर 10 साल से कुंडली मारकर बैठ गए थे कि कोई सरकारी नौकरी निकलेगी ही नहीं, अगर फार्म निकलेगा तो पेपर लीक हो जाएगा। शुभ्रांश जी, आपको वो तारीख भी शायद याद होगी जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजे आए। वो तारीख याद है कि नहीं याद है? उसमें भी आपके तमाम ये मुद्दे उठाए गए थे। उसमें आपकी गारंटी कहां चली गई थी? विशाल, आपने मुझे मौका दिया तो कम से कम बोलने। मैं सुन रहा हूं, प्रॉपर मौका दे रहा हूं। जितना समय मैंने सभी को दिया उतना समय आपको दिया। मैं आप जी सुनिए, नहीं अभी नहीं दिया, मेरे पास टाइमर है। ऐसा है कि मैं आपको सुनाने से बेहतर देश अगर सुनेगा तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गारंटी दी है देश की महिलाओं को कि इस देश के सरकारी नौकरी में 50% उनकी भागीदारी होगी। 10 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं, महिला को नौकरी तो दूर, महिला सम्मान ही नहीं बचने दिया उन्होंने देश में। मणिपुर से लेकर पहलवान बेटियों तक का हश्र दिल्ली में क्या हुआ वो एक एक आदमी ने देखा है। कितने लोगों ने संदेश खाली पर बोलेंगे कि नहीं, कि वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आ रहा हूं मान्यवर।
नहीं, वो बिल्कुल दिखाई देता है, शायद वो आपको नहीं देखा। अभी एक आपके प्रतिष्ठित बगल वाले चैनल ने संदेश खाली का 2-2 इंटरव्यू दिखाया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको मेन पोस्टर गर्ल बनाया था उसी ने आकर कहा कि मैंने दबाव में सारा बयान दिया है। अब या तो वो चैनल झूठ बोल नहीं, अभी रुकिए मान्यवर, या तो वो चैनल झूठ बोल रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सुब्रांश जी, संदेश खाली पर कम से कम आपके नेता पहुंच गए होते, वहां पर दुख व्यक्त कर आए होते, मिल आए होते, पीड़िता जो थी उनकी आवाज सुन आए होते, नहीं गए। अरे भैया, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु झूठ और प्रोपेगेंडा है, चलिए मैं जफर इस्लाम जी से जवाब लेता हूं। जफर इस्लाम जी, आपके पड़ोस के 2 चैनल दिखा रहे हैं। जफर इस्लाम जी, ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि झूठ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं आप। अच्छा, हमारे मैनिफेस्टो को देखिए और जो भी मैनिफेस्टो में हमने कहा है उसको पूरा करके दिखाया है। हकीकत तो यह है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों को खंगाल के देख लीजिए, उनका इतिहास खंगाल के देखिए। किसी ने कहा था बिजली पानी सड़क देंगे, वो देने का काम हमने किया। इंदिरा गांधी के समय से आ रहा था हम आपको बिजली पानी सड़क देने का काम करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें जो है हमने मुहैया की। हमने जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया, देशवासियों को मजबूत करने का काम किया, हमने जो है गरीबी रेखा से लोगों को निकालने का काम किया, हमने जो है इतनी सारी चीज़ें बनाई। जैसे आपने कहा, जैसे हमने कहा अगर सम्मान देने की बात है तो हमने बाबा जी को सम्मान दिया है, अंबेडकर साहब को। हमने जितने भी 5 जगह जहां उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, उनके उन सब जगहों को हमने अच्छे से बनवाया और उनको जो है एक पर्यटन के लिए एक स्थल बना दिया है, स्पॉट बना दिया, ताकि लोग आने वाली पीढ़ियां भी देख पाए उनके कंट्रीब्यूशन जो देश में होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, और आज जो केजरीवाल जी उछल उछल के कह रहे हैं, उन्होंने आने से पहले क्या कहा था कि हम बंगला गाड़ी कुछ नहीं लेंगे। क्या लिया कि नहीं, आप बताइए। शीश महल किसने बनवाया? जी, तो केजरीवाल जी ने बनाया। हम गाड़ी नहीं लेंगे, छोटी से वैगन आर पे चलेंगे, कब मफलर बांधने का खांसते हुए चलेंगे, 2 लोगों को आंखों में धूल झोंकेंगे। आज जरा देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। चलिए मैं सीधा जवाब संजीव झा से ले लेता हूं, फिर अनंत विजय जी के पास में जाऊंगा, वो काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दस्ता रहता है। संजीव झा जी, देखिए ये सवाल तो काफी वैलिड है जफर इस्लाम जी का। मैं बहुत सारी चीज, जो बड़े बड़े वादे, बहुत सारी चीजें मैं जो बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे अन्ना आंदोलन के समय कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, मैं सरकारी सुविधाएं कम से कम लूंगा, कौन सी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं? आपकी गारंटी पर कैसे भरोसा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी गारंटी जो दिल्ली की जनता को हमने आपको गिनाए, वो सारे गिनाए। अभी जफर इस्लाम जी भी कह रहे थे और मैं देखता हूँ वाजपेयी जी भी बात कर रहे थे कि इतने सारे आरोप हैं। एक बात बताइए कि अभी वाजपेयी जी ने कहा कि एनआईए का जांच इन पे चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मान्यवर, जिस एनआईए की जांच आज कर रहे हैं, आपने 2015 में अरुण जेटली जी ने शुरुआत की थी, फिर जब जब चुनाव लड़ते हैं तब आप एनआईए ले आते हैं। मिलता क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ, खाली आरोप लगाते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार की ही बात करें तो पहला ऐसा देश में पार्टी है जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के अपने मंत्री को जेल भेजा था अगर कोई जानकारी मिल गई। तो हम कॉम्प्रोमाइज भ्रष्टाचार पे नहीं करते। रही काम की बात, तो आज दिल्ली की जनता 3-3 बार लगातार मैसिव मैंडेट से इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली की जनता के सभी वायदों को हमने पूरा किया। और दिल्ली की जनता नहीं, पंजाब की जनता का जो हमने वादा किया, वो पंजाब की जनता को भी वो सारे वादे पूरे कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ना प्रधानमंत्री अभी तक जितनी रैली किए हैं, एक बार महंगाई शब्द का उपयोग नहीं किए हैं कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, एक बार नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिस भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, उसी किंग पिन से 60 करोड़ चंदा तो ये ले लिए। भाई जांच तो इनका होना चाहिए था। तो आज मुद्दों से भटकाने के लिए पता नहीं संजीव जी जाएंगे। ये कहते हैं हमने महंगाई के आरोपों को आप मान रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा ना, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार की बात होती तो जिसको ये भ्रष्टाचार किंगपिन कहते थे पी शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। यहां तो 1.5 साल की जांच में एक अठन्नी नहीं मिला है, कहीं कोई रिकवरी नहीं है। तो रिकवरी तो वहां अभी भी चली रही है। खैर, मैं अनंत विजय जी को इस डिबेट का हिस्सा बनाता हूं। अनंत विजय जी, नहीं, अनंत विजय जी किस तरह से देखते हैं? एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ आज अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटी दे रहे हैं, वोट जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव में आखिरकार आपका आकलन क्या है इन मुद्दों को लेकर?
देखिए विशाल जी, गारंटी जो होती है ना, उसमें निरंतरता और प्रामाणिकता दोनों बहुत आवश्यक होती है। आप सूट एंड स्कूट से चलेंगे ना, एक मुद्दा छुआ फिर दूसरे मुद्दे पे चले गए, तीसरे मुद्दे पे चले गए। अभी चर्चा हो रही थी नौकरी देने की कि पहली कैबिनेट में 30 लाख नौकरी दे दिया जाएगा। मुझे मालूम नहीं है नौकरी देने में कोई प्रक्रिया का पालन किया जाता है, नहीं किया जाता है, किसी संस्था को इन्वॉल्व किया जाता है, नहीं किया जाता है। ऐसा ही एक वादा बिहार में भी किया गया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग के कलम में 10 लाख नौकरी दे दिया जाएगा। दरअसल ये सारे वादे इस प्रकार से होते हैं, ये लोक लुभावन वादे होते हैं। गारंटी वो होती है जो जिसमें एक निरंतरता दिखती है, जिसमें एक सपोर्टेड बाय ए नैरेटिव होता है। तो मुझे लगता है कि अभी इस वक्त के चुनाव में मैं जितना अभी घूम रहा हूं लोगों को, क्योंकि केजरीवाल जी की प्रेजेंस दिल्ली और पंजाब में है, अभी थोड़ा बहुत गुजरात में है, वो नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन उनकी प्रेजेंस और उनकी पार्टी चुनाव भी मुझे लगता है कि 18-20 सीटों पर ही लड़ रही है पूरे देश में लोकसभा का चुनाव। केजरीवाल जी निश्चित तौर पर वो अपनी गारंटी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं। किसकी गारंटी जनता ने स्वीकार किया ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे का इतिहास देखें, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा चुनावों को, तो विधानसभा चुनावों में तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जहां की केजरीवाल जी की प्रेजेंस भी थी, कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी वहां बहुत मजबूती के साथ, और सरकार कांग्रेस की थी। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में लोगों ने मोदी की गारंटी पे भरोसा किया, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी पे भरोसा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी की पार्टी जीतती है, लेकिन अगले ही जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 7-0 हो जाता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी भारतीय राजनीति की स्थिति है, जहां मतदाता अपने अधिकारों को और लोगों पर भरोसे को लेकर चलिए आपने 2-3 बड़े अहम पॉइंट इसमें से उठाए। मैं शुभ्रांशु राय जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये लोक लुभावन वादे आप लोग कर रहे हैं? अनंत विजय जी जिस तरह से बता रहे हैं कि गारंटी और लोक लुभावन वादे में अंतर होता है, आपने जो उदाहरण पहले मैंने दिया वही अनंत विजय जी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपकी हार हुई। देखिए विशाल, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ने से बेहतर है कि हम अपने सामने आईना रखकर देखें। जिस बिहार की बात तरुण विजय जी कर रहे थे, वहां एक युवा 2.5 लाख नौकरियां देकर प्रूफ कर दिया कि नौकरी दी कैसे जाती है। एक बात अलग बात है कि चोर रास्ते से फिर उन्होंने जाकर सरकार बदल दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी में सर्वाइवल की कैटेगरी है कि आपको झूठा नहीं, प्रचंड झूठा होना होता है। भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, जफर इस्लाम 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का नहीं लिखा था, आपने दिया? आपने क्या? यह सबसे बड़ा झूठ आपने देश के सामने बोला। 2014 के मैनिफेस्टो में आपने किसानों के लिए एमएसपी नहीं लिखा था कि नहीं लिखा था? 700 से ज्यादा अन्नदाता इसी दिल्ली की सड़क के बगल में खड़े होकर शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ की जगह अपने मुंह में दही जमा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ने वाले, उनके खासकर जिसको अंग्रेजी में स्लीपर सेल कहा जाता है, वो लोग कभी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि किसानों को आज तक एमएसपी नहीं मिली। जो 2014, 1 मिनट प्लीज पूरी बात बोलने दीजिए, जो 2014 के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था। और सुनिए, गारंटी नहीं सुनी आपने? नहीं सुना। प्लीज पहले जवाब दे दीजिए। पैनलिस्ट सुन रहे हैं मेरे साथ साथ, तो जवाब सुन तो लीजिए। मैंने सुन लिया। आप जिन मुद्दों पर कह रहे हैं मैं उसी में एक ऐड ऑन कर रहा हूं। शुभ्रांश जी, मैं उसी में एक ऐड ऑन मैं एक ऐड ऑन ये कर रहा हूं कि क्या किसानों का कर्जा आप लोगों ने माफ किया? हाँ बिल्कुल, आपके बहुत सारे वादे थे, कई विधानसभा चुनाव में ये वादे थे, किस तरह से आपने माफ किया? अरे सर सुन तो लीजिए, सुनिए ना 1 मिनट। हाँ जी, हमारे विधानसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। आज 500 रुपए का गैस सिलेंडर देते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में 13 रुपया की गैस सिलेंडर पे बता रहे हैं। विशाल जी, सवाल का तो जवाब गारंटी वर्ड पे बात हो रही है ना, तो जी आप सवाल का जवाब सुनिए ना भाई, थोड़ा सुनने के। भगवान ने विशाल जी, भगवान ने 2 कान दिया, थोड़ा धैर्य रखिए और सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूं, आप देश की जनता को बताइए। एक विचार सुन रहा हूं, आपको नहीं सुन हमें तो मैं देश की जनता को बता रहा हूं, तो बीच में आप क्यों घुस जा रहे हैं? बताने दीजिए। सवाल पूछना मेरा काम है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा शुभ्रांश जी। तो भैया 1 बार पूछ लीजिए, 2 बार पूछ लीजिए। मैं बार-बार पूछूंगा, मैं बार-बार पूछूंगा। आप सवाल पूछने से थोड़ी रोक सकते हैं आप। खैर जवाब दीजिए।
पहली इंपॉर्टेंट बात, गारंटी हमारे मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन पे लिखा हुआ है कि सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ होगा, मतलब माफ होगा। उसमें सुब्रांश जी, मैं विधानसभा चुनावों में जैसे राजस्थान में आपकी सरकार थी, मैं देखिए आप कुछ फैक्ट तो साथ लेकर चलेंगे, कितने किसानों का कर्जा माफ किया, आप हमें इसका जवाब दीजिए। आपके पास जवाब है, आप आंकड़े रख दीजिए, मैं जफर इस्लाम से जवाब लेता हूं आपके आरोपों पर। हाँ, दे रहा हूं मैं विशाल, थोड़ा सुनिए तो सही। मैं कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हूं कि एक लाइन में यस नो बोलूंगा? आप 1 घंटे का डिबेट करते हैं, 1 लाइन में करते हैं क्या? मेरी अपनी भूमिका है, अपनी ब्रीफिंग है, देश को जानने दीजिए। आप बीच में मत इंटरफेयर करिए ना प्लीज। हाँ, तो सुनिए ध्यान से। नहीं, देखिए हम भाषण देने का मंच नहीं दे सकते, आप अपनी बात रखिए, और भी मेहमान है। तो मैं आपकी हैकलिंग के लिए नहीं बैठा हूं, आप देश को सुनने दीजिए। आप नरेंद्र मोदी जी की वकालत मत करिए प्लीज, देश को सुनने दीजिए। सच्चाई क्या है? जी, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के नरेंद्र मोदी की वकालत करना कैसे हो गया? खैर चलिए, आप तो समय जाया करना चाह रहे हैं, मैं और मेहमानों के पास जाता हूं, मैं आपको प्रॉपर मौका दे रहा हूं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप सवालों को घुमा रहे हैं। जी नहीं, आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं सुनना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए राजस्थान में आपने क्या किया जहां पर आपकी सरकार थी? अरे वही तो बता रहा हूं विशाल, बात में अब आप सुन लीजिए ना, बात आपने जफर इस्लाम ने मैनिफेस्टो से शुरू करी थी। हमारे मैनिफेस्टो में किसानों को किसी के ऊपर बेबस होने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है, गारंटी दी जा रही है उनके एमएसपी की, गारंटी दी जा रही है उनके कर्जा को खत्म करने की। चलिए जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। सुब्रांश जी, मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया, लेकिन आप सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं फिर आपके पास आऊंगा, तब तक आप शायद कुछ आंकड़े जुटा कर रख लीजिए, मैं आपसे फिर से आपके पास आऊंगा, मेरा वादा है। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। विशाल आपने सबसे ज्यादा मुझे हैकल किया है, जवाब नहीं है, अच्छा लगता है। खैर चलिए, मैं फिर आऊंगा जफर इस्लाम जी। जवाब नहीं है, सुब्रांश जी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो ये सिर्फ जो है ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो लोगों को झूठ बोलने का जो मुद्दा है उन्होंने उठा के रखा है। हकीकत यह है कि अगर देश को पिछले 10 सालों किसानों की गारंटी झूठ है, सबसे ज्यादा मजबूत, अरे बीच में मत बोलिए, अभी आप बोल रहे थे दूसरे को, हमने आपके बीच में नहीं बोला, उनके बीच में बोलिएगा आप। हमने किसानों के लिए जो किया, आपने तो खाली सपना दिखाया है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आए थे? किस साल उनके रिपोर्ट दिए गए थे? उसमें क्या गदही जम गया था मुंह में? इम्प्लीमेंट कर देते। 2006 की रिपोर्ट है। कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? स्पेशल कमीशन बनाया गया था इसके लिए, उसकी रिपोर्ट कब आई थी? 2006 दिसंबर में आई थी। डेट लेके बैठे थे ना अभी, अपनी सरकार कब आई थी? तो आई थी 2006 में। क्या हुआ उसका? हकीकत लोगों को जो है झूठ बोलने का काम मत कीजिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आपको इंप्लीमेंट करनी थी, आपने कभी नहीं की, और ठेकरा हम पे फोड़ रहे। सालों साल आपकी सरकार रही 2014 तक। आप अगर करना चाहते तो कर देते। हमने तो भला किया, हमने तो बहुत सारे ऐसे काम किए। फसल बीमा योजना किसने किया? हमने किसान सम्मान निधि का काम किसने किया? हमने जो सॉइल टेस्टिंग का काम किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया। और बहुत सारे ऐसे काम किए, चाहे वो जो नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो हमने सवाल पूछ रहे थे सुब्रांश राय जी, इसलिए आपसे सवाल जफर इस्लाम जी एमएसपी पर भी पूछा था सुब्रांश राय ने। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एमएसपी तो देना इनका तो वादा था कि जो है हमारी रिपोर्ट आएगी तो 2006 में दे देंगे। बड़े सारे उसके बाद कमीशन बनवाया, अलग अलग रिपोर्ट बनवाई, और ये जो हुडा जी को लेके एक कमेटी बनी, उस सब कमेटी जो है रिकमेंड यही किया कि स्वामीनाथन कमीशन को रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। क्या किया था इन्होंने? हमने तो कहा कि करेंगे और हमने दिया भी। हमने तो इसके बारे में मुआवजा देने का काम किया, हमने किसानों को बेहतर जो एमएसपी देने का काम किया। चलिए मैं जवाब लेता हूं। आगे भी यही कर रहे हैं कि एमएसपी बेहतर से बेहतर एमएसपी देंगे। लेकिन अपने जो अतीत को खंगाल के देखिए ना कि हमने क्या किया किसानों के लिए। कुछ नहीं। मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। आपने उनको वर्गलाया है। जी, घनश्याम तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने आज यह भी बयान दिया है कि विपक्ष मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है, तुष्टीकरण के लिए एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर नजर है। क्या कहेंगे आप? क्या मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर आप भी हैं? देखिए, तीन बातें हैं। प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं
उसमें तेलुगु देशम पार्टी उनकी मुख्य सहयोगी दल है, जिसने अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को लिखा है, जिस घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी के नेता आंध्र प्रदेश में घर घर लेके जा रहे हैं। तो इस चुनाव के शुरुआत से अब तक हर एक दिन प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा गया है, मीडिया के माध्यम से पकड़ा गया है, तर्कों के माध्यम से पकड़ा गया है, तथ्यों के माध्यम से पकड़ा गया है। क्योंकि ये प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र की बात करनी पड़ी, गाय भैंस की बात करनी पड़ी, मटन मछली की बात करनी पड़ी, न जाने कौन कौन सी अनर्गल बातें कहनी पड़ी, हेट स्पीच देना पड़ा, क्योंकि उनके झूठ नहीं चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो इस चुनाव का एजेंडा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और हार चुकी है, वो रोजगार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है। तीसरी बात गारंटी की है। जो असल बात है, असल बात क्या है कि अमित शाह एक दूरदर्शी नेता हैं। अमित शाह जी ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा 50 साल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहेगा, और उन्होंने कहा कि 75 साल बाद लोग रिटायर होंगे। तो दूरदर्शिता क्या है कि मोदी जी अगले साल रिटायर होंगे, अमित शाह जी बैकडोर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और नहीं घनश्याम जी, देखिए अमित शाह जी ने इस पर कल मुझे लगता है उनका बयान आ गया है, आपने सुना होगा घनश्याम जी। अमित शाह जी ने बयान दिया है कि लगातार प्रधानमंत्री का ही नेतृत्व रहेगा। विशाल जी, जब भंडा फूट जाता है तो लोग ऐसे ही बचाव में आते हैं। उनका भंडा फूट गया तो अपने बचाव में बयान दे रहे हैं। तो ये तो अमित शाह का भंडा अरविंद केजरीवाल जी ने फोड़ दिया कि बैक डोर से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जवाब लेता हूं। यहाँ पर हमारे साथ वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रज्वल रेवन्ना का भाग जाना अमित शाह की गारंटी है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का आजाद रहना अमित शाह की गारंटी है। वाजपेयी साहब, इस देश में जो भी नेता जनता के लिए अच्छा काम करता है उनको जेल में ठूस देना अमित शाह की गारंटी है। वाजपेयी साहब, प्रेस का गला दबा देना। चलिए घनश्याम जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। वाजपेयी जी क्या कहेंगे आप? ये तो गारंटी पर लड़ाई जबरदस्त दिखाई दे रही है। अच्छी बात है ना, जनता को पता है किसकी गारंटी चलेगी। 370 किसने हटाया है, ट्रिपल तलाक किसने हटाया है, राम मंदिर बनवाने में किसने सुविधा की, मुफ्त अनाज गरीब गुरबा को किसने इंश्योर किया है, घर बना के किसने दिए, शौचालय बना के, ये तो जनता महसूस कर रही है। इसमें कोई डिबेट का इश्यू नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन है इनका। एक 5 गारंटी दे रहा है, एक 10 गारंटी दे रहा है, एक 6 गारंटी दे रहा है, एक पीएमएलए हटाने की बात कर रहा है, एक पीएमएलए लगाने की बात कर रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल देश की जनता ये देख रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ाई कर रहा है। लाखों रुपए पकड़े जा रहे हैं। अभी ये कलकत्ता में पकड़े गए ना, फिर झारखंड में पकड़े गए ना, 300 करोड़ एक पकड़े गए, 35 करोड़ एक पकड़े गए। तो जनता उनके साथ खड़ी है। जनता गारंटी टेस्ट करने नहीं जा रही है। जो जनता को मिल रहा है, जनता उसमें विश्वास कर रही है। जनता प्रेजेंट में भी विश्वास कर रही है। जनता गा गई में विश्वास नहीं कर रही कि ये कर देंगे, ये हो जाएगा। ये तो कांग्रेस ने तो गरीबी 55 साल पहले हटाने का वादा किया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने गारंटी दी थी गरीबी हटाने के। क्या हुआ उस गारंटी का? हट गई गरीबी क्या? आप अपनी गिरेबान में झांकिए। आप धार्मिक रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? आपने सवाल पूछा घनश्याम तिवारी से, कहाँ खड़े हो, जवाब नहीं दिया, इधर भाग गए, इधर भाग गए। चलिए मैं संजीव झा जी से सवाल लेता हूं। राजनीति संजीव झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, फैक्चुअल फैक्ट। जी संजीव झा जी, आप लोगों ने आज कई सवाल उठाए। प्रधानमंत्री का एक बयान भी आया है कि मोदी का वारिस देशवासी हैं। मोदी के वारिस सब मेरे देशवासी हैं, आप मेरे परिवार हैं, आप ही मेरे वारिस हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है। आप लगातार वारिस को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। अब आखिरकार पीएम ने जब जवाब दे दिया है तो आप लोग आगे क्या अब एजेंडा बढ़ाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हिटलर से बड़े प्रेरित रहते हैं। हिटलर ने भी कहा था कि पहले पूरा जर्मन हिटलर है, जब जीत के आ गया तब कहा कि एक देश, एक साम्राज्य और एक नेता। प्रधानमंत्री भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री संजीव जी देखिए, मैं आपको इस पर रोकूंगा। आप इस तरह आप प्रधानमंत्री की तुलना इस तरह से मत करिए, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। प्लीज आप अपनी बात सभ्य और शिष्टाचार तरीके से पूरी करिए। नहीं तो आप मुझे बोलिए क्या बोलना, मैं वही बोल दूंगा। अब मेरी बारी है। संजीव जी, आप अपनी बात रखिए, आप शब्दों का प्रयोग किए बिना, किसी तरह की भाषा का प्रयोग किए बिना कीजिए। क्या आप व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। क्या तानाशाह कहना, क्या शब्द कहना है, मैं आपसे ले लूंगा। संजीव झा जी देखिए, मेरा ये कहना है कि आप अगर शिष्टाचार के ढंग से बहस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करिए। चलिए वो भी सीख लेंगे आपसे।
विशाल जी वो भी सीख लेंगे। मैं 12 साल से प्रवक्ता हूं, मैं आपसे ट्रेनिंग ले लूंगा क्या बोलना है। देखिए, वन नेशन वन लीडर की बात प्रधानमंत्री जी करके दिखा रहे हैं। जितने भी 2-2 सीटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया। देखिए, जो विपक्ष के नेता इन सवाल करते हैं, ईडी भेज दिया, उसको जेल में बंद कर दिया। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। तब नरेंद्र मोदी जी से अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल पूछा था कि भाई एक बात बताइए, आपने ही कहा था कि हमारे यहाँ 75 साल सीमा तय होगा। जब बात आडवाणी जी कहे तो उन्होंने कहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 75 साल पार कर गए हैं। यशवंत सिन्हा चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुरली मनोहर जोशी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बताइए ना फिर 75 साल आपको तो अपनी पार्टी की चिंता होनी चाहिए। और अगर उन पर लागू नहीं होता है, नहीं एक संजीव जी, आपको बीजेपी की नीतियों लागू की नहीं चिंता होता क्यों हो रही है उनके इंटरनल पार्टी में? फिर उन बड़ा आश्चर्य है विशाल, ये तो ऐसे डिबेट नहीं होता। फिर आपको मुझे डिबेट कैसे सिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप मैं सवाल कर रहा हूँ बार-बार आप लोग सीखिए, कर रहे हैं। मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपसे सवाल पूछना है, आप सवाल का जवाब दीजिए। अगर सवाल से चिढ़ने लगेंगे तो अलग बात है। जो नरेंद्र मोदी जी की स्क्रिप्ट तो नहीं चलने देंगे ना यहाँ। संजीव झा जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, जब बोल रहा हूँ तो इंटरफेयर कर रहे हैं आप। उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उनकी बात रखिए, लेकिन सवाल तो मुझे पूछने दीजिए। आप तो लोकतंत्र के बड़े हिमायती, आप हमेशा कहते हैं लोकतंत्र रहना चाहिए। आप तानाशाह मत कहिए, ये शब्द क्या मैं आपसे सीखूंगा? आप मुझे बताएंगे मुझे तानाशाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? संजीव जी, आप मुझे बताएंगे हिटलर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? मैं 10 बार कहूंगा कि हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी। संजीव झा जी, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा। आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या शब्दों का प्रयोग है? आप लोग देंगे मुझे, आप मुझे शब्द सिखाएंगे। 2011 का अन्ना क्या आंदोलन चैनल पे हिटलर कहना बैन है? संजीव झा जी, अन्ना आंदोलन आप भूल गए। हिटलर कहना, अन्ना जी क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में? हिटलर कहना बैन है। अन्ना हजारे जी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कह रहे हैं? हिटलर के रास्ते, अन्ना हजारे जी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कह रहे हैं? अन्ना हजारे के देश की जनता नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं? संजीव जी, आपसे जब सवाल पूछा जाएगा आप गुस्सा होते रहेंगे। खैर, मैं जफर इस्लाम से सवाल लेता हूं। जफर इस्लाम जी, तानाशाही का आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है और सवालों से डर रहे हैं। देखिए अरे भाई, केजरीवाल जी को कौन सुन रहा है? देश की जनता देख नहीं रही है कि अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के आए थे, उनके कंधों पे बैठ के ये अपने राजनीतिक जीवन जो है और रोटियां सेक रहे थे। अपने राजनीतिक जीवन को चमकाने की कोशिश किया इन्होंने, जबकि वायदे कुछ और किए थे। उस वक्त सारे वायदे जो है ताक पर रख दिए और अपना राजनीति जो असल मकसद था वो उसको पूरा करने का काम किया। तो ऐसे झूठे लोग, जो मक्कार लोग हैं, जो उनके आसपास के सारे लोगों को भगा दिया सामने से, चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे वो भूषण जी हो, चाहे आशुतोष जी हो, जितने लोग हैं वो सब लोगों को जिससे जरा सा भी थ्रेट है उसको बाहर। और ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है। आपके यहाँ एक केजरीवाल के आगे कोई चारों तरफ आप लोग नाचते रहते हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई गरीब आदमी भी बड़े मुकाम पे पहुंचता है। इसको कहते हैं ना, जिसको जो बोलते जो कुछ नहीं है वो बहुत कुछ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और जो बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं हो रह सकता है। इसलिए लेकिन जफर इस्लाम जी, संजीव झा ने कहा कि आप उन दो सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में डलवा दे रहे हैं। आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अरे आप दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसियों का, यह आरोप लग रहा है आपके ऊपर। अरे नहीं बाबा, ये सारे लोग जो है करप्शन किए। अभी जरा जिनके हिमायती बैठ के हितैषी बन के बैठे हैं, जरा पूछिए केजरीवाल जी ने क्या कारनामे किए हैं। आप जरा पूछिए। एक अटर्नी तो 1.5 साल में निकाल नहीं पाए। झारखंड के झारखंड के मुक्ति मोर्चा जो है कि सीएम जो है वो उन्होंने क्या किया, हेमंत सोरेन ने। अरे भाई जरा जाके देखिए, अभी केस चल रहा है, इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इतने दस्तावेज हैं आपको अभी वापस कहाँ जाना मालूम है ना संजीव भाई? 2 तारीख को कहाँ जाना है? वही जगह है, नहीं वो सब मालूम है, लेकिन 4 जून को आपको कहाँ जाना है आपको नहीं मालूम है। मैं हमें देश को आगे ले जाना है, हमें तो मालूम है जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, देश को आगे ले जाना है, लेकिन 2 जून को कहाँ जाना है वहां पर टीवी भी नहीं रहेगा देखने के लिए कि कैसा आपका जो है जो नील बटा सन्नाटा दिल्ली में, नील बटा सन्नाटा पंजाब में होंगे देख आपको पूरे। और जहां इंडिया अलायंस कर रहे हैं और 1.5 लाख और 2 लाख और 2.5 लाख का जो ब्यौरा दे रहे हैं।
अरे वो आपको दिखेगा, बहुत झूठ बोल लिया। अब थोड़ा सच का भी सामना कीजिए संजीव भाई। हकीकत यह है कि आपने कहा था शीश महल में नहीं रहेंगे, शीश महल बनाया, इतना बड़ा शीश महल कि पिछले कोई मुख्यमंत्री ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा बनाएंगे। तो आपने तो बहुत कुछ किया। आपने कहा कि कोई हमारे जो एमएलए कोई ऐसी गाड़ियां नहीं लेंगे, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे। सबके पास गाड़ी और सबके सरकारी महकमे से जितना कुछ हो सकता है लूट खसोट में आप। चलिए संजीव जी जल्दी से आप इस पर एक जवाब दे दीजिए। ये सवाल तो लगातार पूछे जा रहे हैं, आप इस पर एक जवाब दे दीजिए संजीव जी, फिर मैं आनंद विजय जी से सवाल लूंगा। आप जरा देखो, नहीं वादों का क्या हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वादों का क्या हुआ? अभी प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने बोला था सब जगह सीसीटीवी लगवाया आपने सीसीटीवी। मैं जफर जी मैं जवाब ले लेता हूँ। जफर इस्लाम साहब मैं जवाब ले लेता हूँ। दिल्ली अभी बहुत मेरे पास तो मैं सवाल पूछूं क्या? सवाल पूछूं क्या? क्या लगवाया? संजीव झा जी का जवाब लेता हूँ। जफर जी मैं फिर आपके पास आऊंगा। संजीव झा जी जवाब ले लूं। पूरे दिल्ली में अब चुप रहिए ना, मैं तो आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुना। पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे, देश छोड़ दीजिए, विश्व के किसी भी शहर से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। 4.5 लाख कैमरे बताइए जितना वादा था, कहां जा रहे हैं वो भी ट्रैक है दिल्ली की जनता को, देश की जनता को। तो इसीलिए दिल्ली में जितने सीसीटीवी कैमरे, उसका एहसास आपको नहीं होगा क्योंकि आप दिल्ली घूमते नहीं है। एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जफर इस्लाम जी को भी आप पूछेगा तो वो भी कह रहे हैं कि वो भी मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को नरेंद्र मोदी जी निपटा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आप जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए कार्यकर्ताओं में, कहेगा कि हाँ अगली बार योगी की बारी है। याद कीजिए 2009-10 में सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, मोदी से बड़े नेता थे। आज बेचारे वो भाषण में कहते हैं कि जब से मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं मेरा पोस्टर भी कोई नहीं लगा रहा है। ये हालात कर दिया है। चलिए मैं अनंत विजय जी से सवाल लेता हूं। अनंत विजय जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आम आदमी पार्टी से ज्यादा चिंता बीजेपी के नेताओं की क्यों हो रही है? योगी आदित्यनाथ की क्यों हो रही है? शिवराज चौहान की क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री की क्यों हो रही है? क्या आकलन है आपका? भाई ये विशाल जी, ये तो राजनीति है। वो राजनीति में कुछ ऐसी चीजें बताई जाए जो टॉकिंग पॉइंट बने रहे और मीडिया उसको चलाते रहे। अब इसमें तथ्य तर्क आदि कितने होते हैं ये सब चीजें तो कभी पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ सेंसेशनलिज्म किया जाए तो वो हर राजनीतिक दल का अपना लगता है। लेकिन अभी जो गारंटी की बात हो रही थी और मैं बहुत धैर्यपूर्वक सारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था विशाल जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ INDIA गठबंधन दलों की गारंटियां हैं। मतलब केजरीवाल जी की अलग गारंटी है, कांग्रेस की अलग गारंटी है, बाकी दलों की, समाजवादी पार्टी की अलग गारंटी है। तो एक गारंटियों का कोलाज वर्सेस एक गारंटी। एक तरफ भ्रम करने वाले गारंटियां, मतलब बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग बातें कह रहे हैं। लालू यादव जी कह देते हैं, सुबह कह देते हैं सारे मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, फिर शाम को होते होते वो बात अलग हो जाती है जब प्रधानमंत्री हमलावर हो जाते हैं। तो जनता किस पर भरोसा करेगी, एक चीज पर या बहुत सारी भ्रमित करने वाली सारे जो दल एक साथ इकट्ठे हैं उन अलग अलग दिशाओं में चलने वाले? क्या देश एक बार फिर से गठबंधन सरकार की ओर जाना पसंद करेगा? जनता गठबंधन सरकारों का दौर देख चुकी है और उसका हस्र भी देख चुकी है कि किस प्रकार से, चाहे वो 2004 से लेकर 2009 के दौर में देखा हो, चाहे उसके पहले 99 के पहले गठबंधन सरकारों का दौर देखा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय देखा हो। तो अब जनता देश में एक मजबूत सरकार देखना चाहती है जो देश को विकास के रास्ते पर या जो वैश्विक परिदृश्य पर देश की एक धमक बनी है उसको। चलिए मैं घनश्याम तिवारी जी से सवाल लेता हूं इस पर। घनश्याम जी, इंडिया गठबंधन के दलों के अलग अलग गारंटी पत्र जारी किए गए हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं जारी किया गया कोई? विशाल जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं और तरुण विजय जी न्यूज़ को फॉलो करते हैं, मैं तरुण विजय जी से ही पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि एक गारंटी वर्सेस मल्टीपल गारंटीज। तरुण विजय जी ये बताइए, ये जो एनडीए है या कुनबा है, इसमें कितने दल हैं? मैं अपना समय आपको देता हूँ, बताइए एनडीए में कितने दल हैं? जिस गठबंधन में कितने दल हैं तरुण विजय जी आपको नहीं पता होगा, आप गूगल अनंत विजय जी जुड़े, अनंत विजय जी। गठबंधन नहीं है। हाँ अनंत विजय जी, आपको गूगल करना पड़ेगा ये पता करने के लिए एनडीए में कितने दल हैं। आप ही को नहीं, जफर भाई को भी गूगल करना पड़ेगा।
विशाल को भी गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनडीए नहीं है, ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस है। कुछ दलों को सरेंडर करा दिया गया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के। एक सेकंड बात, मैं आपको टोक नहीं रहा था, मैं आपको टोक नहीं रहा था, मैं आपको टोक नहीं रहा था, सुनिए मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल शिंदे गुट के शिंदे, आपके पास आंकड़े नहीं है अनंत विजय जी, आप नहीं बता सकते कि एनडीए में कितने दल हैं, आपको नहीं पता है, ये मैं जानता हूं। मेरी बात पे आइए। शिंदे गुट के उम्मीदवार कहते हैं महाराष्ट्र में, जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो जेल जाऊं या फिर शिंदे गुट की मदद से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बन जाऊं। जो नरेंद्र सरेंडर अलायंस है, उसकी कोई भी गारंटी सिर्फ अमित शाह को बैकडोर से प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी है, और उसके बाद तानाशाही की गारंटी है, और उसके बाद अमित शाह आएंगे, जय शाह आएंगे, और इस तरीके से 50। देखिए घनश्याम जी, अनंत विजय जी ने आपसे ये सवाल पूछा था। घनश्याम जी देखिए, अनंत विजय जी ने आपसे ये सवाल पूछा था कि अलग अलग गारंटी क्यों जारी किया जा रहा है, कोई एक साथ गारंटी जारी करते। दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, एक गठबंधन पारदर्शी ढंग से बना हुआ है, जहां पर किसी ने किसी को धमकी देकर के ये लालच देकर के नहीं साथ लेकर के आया है, और दूसरे गठबंधन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं, उम्मीदवार कह रहे हैं कि धमकी देकर के, डरा करके लाया गया है। दोनों गठबंधन के अलग अलग घोषणा पत्र हैं, जो अनंत विजय जी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। और ये कहना कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये उससे बड़ा झूठ है। ये कहना कि राजनीति नहीं कर रहे हैं, उससे भी बड़ा झूठ है। सुब्रांश राय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी भी इस पर चाहता हूं कि कोई एक गारंटी क्यों नहीं जारी किया गया आप लोग की तरफ से? हालांकि ये मैं मानता हूं कि तमाम दलों के अलग अलग अपनी राय है, अपनी सुझाव है, पर एक साथ क्यों नहीं? विशाल, मैं आपकी बात का आंसर दूंगा, उससे पहले मुझे दो शब्द कहने हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। पहला ये, आप कई बार आपने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात। मेरे सामने एक डेट पड़ा है, इस डेट का नाम है 27 नवंबर 2018। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे श्री देवेंद्र फडणवीस जी। उन्होंने अपने विधानसभा के फ्लोर पे कहा था कि मुसलमानों की 52 जातियों को हमने ओबीसी में आरक्षण दिया। पता नहीं वो धार्मिक आधार पर आरक्षण था या सामाजिक आधार पर आरक्षण था। अगर मैं एक हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते सोचता हूं कि हिंदुस्तान के नागरिकों को आरक्षण मिला, एक बात। दूसरा, जफर इस्लाम बार बार किसान हितैषी होने की बातें कर रहे थे। जफर इस्लाम साहब, किसान हितैषी होने का मतलब यही होता है कि 60 रुपए लीटर का डीजल जो किसान अपने खेतों में यूज करते हैं उसको 100 रुपया लीटर कर दिया जाए, या किसान हितैषी होने का मतलब यह होता है कि 140 रुपए का मिलने वाला यूरिया जो है वो 400 रुपए का कर दिया जाए, या किसान हितैषी होने का यह मतलब होता है कि ट्रैक्टर से लेकर, सिविल से लेकर, थ्रेसर से लेकर हर के ऊपर, सबके ऊपर 28% जीएसटी लगा दिया जाए। ये सब बताकर आप किसान हितैषी हैं, तो प्रभु आप जैसा किसान हितैषी नहीं चाहिए। वाजपेयी जी को वक्त की बेहद कमी है, वाजपेयी जी, किसान हितैषी होने के आप लोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि नहीं है आप लोग किसान के हितैषी। किसान हितैषी का मतलब ये होता है कि जब छोटे किसान को 3,80,000 करोड़ रुपया डिजिटल ट्रांसफर होता है, ये होता है किसान हितैषी का मतलब। दूसरा, मुझे सख्त ऐतराज है जब ये लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 303 एमपी हैं और एनडीए के 352 एमपी हैं और नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं। मैं भी कहूंगा ये अरविंद केजरीवाल चोर है, मैं ये भी कहूंगा अरविंद केजरीवाल गद्दार है, मैं ये भी कहूंगा अरविंद केजरीवाल धोखेबाज है। हमारे पास फिलहाल इतना ही, मैं सभी से कहता हूं कि शिष्ट शब्दों का प्रयोग करके इस डिबेट का हिस्सा बने। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को शुक्रिया। वक्त फिलहाल इतना ही है।